तो जनता सरकार चुनने के लिए घरों से निकल चुकी है, पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है और अलग अलग मतदान केंद्रों पर अपनी पसंदीदा सरकार, पसंदीदा उम्मीदवार के चयन के लिए मतदान कर रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि हिमाचल चुनाव पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और कहा है कि सूझबूझ से वोटर मतदान करें। सभी नेता दरअसल आखिरी अपील कर लेना चाहते हैं। वैसे चुनावी प्रचार में प्रियंका गांधी ने काफी समय दिया है हिमाचल प्रदेश में, और इससे पहले कि जनता मतदान करने के लिए जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तरह से यह आखिरी अपील की है कि जो मतदाता हैं वो अपनी सूझबूझ से, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नई सरकार चुने। हिमाचल के भविष्य को देखते हुए, भविष्य को मद्देनजर रखते हुए मतदान करें। यह प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। और क्या उन्होंने ट्वीट में लिखा है, हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि प्रिय हिमाचल वासियों, आप सब ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपने और अपने प्रदेश के हालातों को भली भांति समझते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सूझबूझ से मतदान का कर्तव्य निभाएं और हालातों को बदलने व हिमाचल के भविष्य को बुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय हिमाचल। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। बड़ी बात उन्होंने जो लिखी वो ये है कि हिमाचल के भविष्य को देखते हुए, तो स्वाभाविक है कि जनता को हिमाचल का भविष्य देखना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पीछे लिए चल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे यानी कि 5 साल पीछे। 5 साल पहले जब जनता ने लगभग 75% मतदान किया था, तो उसके बाद का नतीजा क्या था? बीजेपी को मिली थी 44 सीटें, कुल 68 सीटों में से पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसको कहिए आप 21 सीटें कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को खारिज किया था, और 3 जो सीटें मिली थी वो अदर्स के खेमे में गई थी, जिसमें से एक जो सीट थी वो लेफ्ट यानी कि CPI-M के उम्मीदवार को मिली थी। ये 2017 का जो चुनाव था उसके बाद के जो नतीजे हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। 44, 21 और 3 का आंकड़ा था, यानी कि पिछली कांग्रेस की सरकार को खारिज करते हुए बीजेपी की सरकार बनाई थी। बीजेपी ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी, और इसके बाद 5 साल के बाद एक बार फिर से जनता के पास मौका है कि वो या तो जयराम ठाकुर के नाम पर दोबारा मोहर लगाएं, यानी कि इसी बीजेपी के नाम पर दोबारा मोहर लगाएं, या उनके पास विकल्प ये है कि अपने लिए नई सरकार चुन लें, जिसमें से आम आदमी पार्टी भी उनके सामने इस बार एक विकल्प के तौर पर है, और कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर यह चुनाव लड़ ही रही है। इन सबके बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो पूजा पाठ में तल्लीन है अपने परिवार के साथ, और इससे पहले कि वोट डालने के लिए जाएं, भगवान के दर पर माथा टेक रहे हैं और आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के भीतर की तस्वीर है, जहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं जयराम रमेश अपनी पत्नी, जयराम ठाकुर माफ कीजिएगा, जयराम ठाकुर अपनी पत्नी साधना ठाकुर के साथ। और धीरे धीरे अब मतदान की का जो बूथ है उसकी तरफ ये पूरा परिवार जाएगा। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप कौशल जी हैं, अश्विनी शर्मा जी। अश्विनी शर्मा जी, आपकी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। आपने कहा कि वोटर साइलेंट है, लेकिन प्रयास तो देखिए दोनों तरफ से पूरा किया गया कि वोटर बोले भी और खुलकर बोले, अपने मुद्दों पे बात करे। अगर उसे विकास दिख रहा है तो विकास कहे, और अगर उसे लग रहा है कि नहीं कांग्रेस के दावों में दम है और पिछली 5 साल पहले की सरकार बेहतर थी, तो उस तरफ जाए। जी हाँ, वोटर जब पोलिंग बूथ पे जाएगा जरूर बोलेगा, वो अपने मतदान के द्वारा बोलेगा। बट मैं ये परिस्थितियां बता रहा था कि ये इलेक्शन पहली इलेक्शन से डिफरेंट है। इसमें एक कारण तो ये है कि जो प्रतिद्वंदी पहले हुआ करते थे, प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह जी, वो कंटेस्ट में नहीं है। अब एक यंगर लीडरशिप, जो युवा नेता है, वो इस कंटेस्ट में है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार हिमाचल प्रदेश में आए, उन्होंने कैंपेन किया, और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट मांग रही है। उन्होंने कोशिश करी कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को भी यहाँ पे लाया जाए। डबल इंजन सरकार का जो स्लोगन है उसको बनाने की कोशिश की गई है। बट मेन जो बीजेपी का है कि रिवाज बदलेगा। जो पहले चुनाव हुए हैं 5 स्टेटों में, जिसमें 4 बीजेपी ने जीती हैं, वो सोच रहे हैं कि वही ट्रेंड जारी रहेगा। और जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि देश का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ मोदी जी के आने के बाद।
सरकारों की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, खासकर छोटी स्टेटों में। तो मुझे लगता है कि मतदाता जब बूथ पे जाएंगे तो ये सब चीजें सामने आएंगी। आपने अपील भी दिखाई, मल्लिका नड्डा जी जो बात कर रही थी, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, मुद्दे हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने है और हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सूझबूझ से वोट करती है और बड़ा डिसाइसिव वर्डिक्ट मुझे लगता है कि इस बार भी आएगा। बिल्कुल, और इस बार का जो है प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला बहुत कम मार्जिन से दाएं बाएं हो सकता है, बहुत ही टफ फाइट कुछ सीटों पर है। और प्रदीप कौशल जी, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के अपने लोग थे, जब आप सत्ता में रहते हैं, चाहे केंद्र के साथ राज्य की में भी हो, तो फिर जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी उम्मीदें भी थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। और इस बार कई बागी चेहरे ऐसे हैं जिनको बिठाने की कोशिश भी की गई और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन कई सीटों पर अभी भी मुश्किल है। हिमाचल की विशेषता ये है कि उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़े सशक्त दल हैं। तो जब दोनों बड़े सशक्त दल हैं तो टिकट पाने वालों की, टिकट लेने वालों की एक लंबी फहरिस्त दोनों के सामने रहती है और फिर उसी अनुपात में लोग निराश होते हैं क्योंकि टिकट तो एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को मिलता है। भाजपा में काफ़ी बड़ा विद्रोह है, 20 से अधिक जो हैं विद्रोही प्रत्याशी मैदान में हैं। पार्टी ने भरसक प्रयास किया, कुछ लोग मान गए, लेकिन फिर भी बहुत लोग मैदान में डटे हुए हैं। विद्रोह कांग्रेस में भी है, लेकिन भाजपा में विद्रोह कहीं अधिक है। अब हिमाचल ऐसा राज्य है, 68 सीटें हैं और कुल 55 लाख मतदाता हैं, तो आप देखेंगे कि जो आकार है, अगर संख्या के हिसाब से देखें वोटर की, तो वो बहुत छोटा है और प्रदेशों के मुकाबले में। तो इस समय अगर विद्रोही मैदान में हैं, कोई विद्रोही असरदार है, प्रभावशाली है, तो वो अगर थोड़े वोट भी लेता है तो हो सकता है वो जीत का जब अंतर कम हो उसमें वो खेल बिगाड़ दे। तो भाजपा ने बड़ा प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी ने निजी रुचि भी ली, नड्डा जी, उनका अपना गृह राज्य है, उन्होंने बहुत आग्रह किया लोगों से, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी मैदान में डटे हुए हैं। अब देखना ये है कि जनता जो है वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को ही अपना आशीर्वाद देती है या फिर जो विद्रोही हैं उनको खेल बिगाड़ने देती है। जी बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। और जो जमीन पे हैं अश्विनी जी, मैं उनसे ये जरूर जानना चाहता हूं। अश्विनी जी, इस बार 500, 1000, 1500 ये मार्जिन जो है फर्क डालेंगे इसमें, जिनका जिक्र कर रहे हैं कि विद्रोही हैं, बागी हैं, जो भी आप उन्हें संज्ञा दें? बिल्कुल असर होगा। और मैं ये बता दूं कि आप जो आम आदमी पार्टी, उसने भी कोशिश करी है बट उनके पांव यहाँ पे लगे नहीं है। बट अब ये माना जा रहा है जैसे 21 इस समय बीजेपी के रिवेल्स खड़े हैं, प्रतिद्वंदी खड़े हैं, कांग्रेस के 7 या 8 हैं, कुछ लोगों को मना लिया कांग्रेस वालों ने और कुछ अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि मार्जिन काफी सारे सीटों में 1000, 2000 इतना कम रहता है और उससे भी कम कुछ सीटें तो 21 वोटों से जीती गई हैं हिमाचल प्रदेश में, 150 वोटों से जीती गई हैं। तो ये रिवेल जो खड़े हैं, मुझे लगता है कि कुछ उनमें से बहुत पोटेंशियल है और ये भी सरप्राइज नहीं होगा कि उसमें से कुछ जीत भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी को नुकसान जरूर करेंगे। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, जो रिवेल्स, अगर टोटल नंबर उनका मिला जाए तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि तीसरी शक्ति भी इस चुनाव में है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगा और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर आम आदमी पार्टी कौन सी भूमिका में इस बार के चुनाव में है। लेकिन पहले शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवांगी ठाकुर इस वक्त जेपी नड्डा के आवास के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि शिवांगी, सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, जेपी नड्डा के पास जिम्मेदारी तो यह है कि पूरे देश में एक तरह से बीजेपी की लहर बनाएं, बीजेपी को जिताएं। लेकिन वहां बिलासपुर में आप क्या इंपैक्ट वहां पे देख रहे हैं? देखिए राम, साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी ने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश की है, सारी की सारी ताकत झोंक दी है और लगातार हम देख रहे थे कि चुनावी रैलियों के दौरान जो बड़ी लीडरशिप है वो यहाँ पर लगातार आकर आम जनता के बीच रैलियाँ कर रही थी। लेकिन एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके घर पर है और अब से थोड़ी ही देर में वो भी बाहर निकलेंगे, उनका इलाका है, वोट डालने जाएंगे। लेकिन इससे ठीक पहले उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा से हमने बातचीत की और वो साफ तौर
तौर पर कह रही हैं कि देखिए जो रिवाज बदलने की बात कही जा रही है, राज लगातार यहाँ जो चल रहा है वो यहाँ बदला जाएगा। सत्ता परिवर्तन जो हर बार होता था 1985 के बाद से, वो इस बार नहीं होगा। 3.5 दशक से जो हो रहा था, इस बार हिमाचल की जनता बदलेगी। जो उत्तराखंड में हुआ वही यहाँ पर भी दोहराया जाएगा। हालांकि वोट डालने के बाद ही पता चलेगा, जब रिजल्ट्स आएंगे, कि आखिर जनता क्या चुनती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये साफ लग रहा था कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और अब से थोड़ी ही देर में आप देखिए कि पूरा परिवार जो है वो वोट डालने के लिए जाएगा। धीरे धीरे परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो भी बाहर आने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि बिलासपुर, यहीं से कई बार जेपी नड्डा खुद चुनाव लड़ चुके हैं और अब इस बार जो प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया है। देखिए राम, एक बात हमें समझना होगा कि एनपीएस ओपीएस का मुद्दा हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आज जब हमने जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा से बातचीत की तो वो साफ तौर पर कह रही थी कि देखिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का अगर मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, 1500 रुपए देने की बात की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है? तो ये हम जनता को देंगे और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में काबिज होगी। लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। घर के बाहर भी हलचल पूरी तरह से है। आपको बता दें विजयपुर ये गांव है, बिलासपुर का इलाका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके लिए ये खास जगह है, अपने घर पर है, अपने होम ग्राउंड पर हैं। और क्या उनकी अध्यक्षता में एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, क्या वापस आ पाएगी? देखना होगा राम। बिल्कुल, ये आप बड़ा सवाल है जो सबके जहन में है कि बीजेपी वापस आएगी कि नहीं आई। जहां तक आपने महिलाओं की बात की तो मैं ये अश्विनी जी के पास विषय लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि अश्विनी जी बार बार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। एक वादा ये भी है कि अगर बच्चियां अच्छा पढ़ेंगी, बड़ी क्लासेस में होंगी तो स्कूटी भी मिलेगी। लेकिन टिकट देने के मामले में दोनों तीनों सभी दल एक तरह से कहिए तो वो महिलाओं की एक तो भूमिका को नकार रहे हैं क्या पूरी तरह से? आप 412 की लिस्ट उठा के देखेंगे, सभी प्रत्याशियों को आप देखेंगे तो देखेंगे कि महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाओं को इस बार बहुत कम टिकट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने 3 टिकट दिए हैं। आपने 1 या 2 टिकट आम आदमी पार्टी ने भी दिए हैं। बट मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश का अगर इतिहास देखें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नेता जो महिला नेत्रियां हैं, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। विद्या स्टोक्स, जिनका परिवार हिमाचल प्रदेश में एप्पल रेवोल्यूशन लाया, स्पीकर रही हैं, मंत्री रही हैं, बहुत कद्दावर नेता थी। विप्लव ठाकुर राज्यसभा की सदस्य रहे हैं। आशा कुमारी अभी कांग्रेस में हैं। तो इस तरह से कई सारी और, श्यामा शर्मा एक थी, वो जो नहीं रही, कोविड में उनकी मृत्यु रही है, वो भी एक नेत्री रही है, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। तो इस बार पार्टियों ने, मुझे लगता है कि विनेबिलिटी देखते हुए, हमने ये सवाल जेपी नड्डा जी से भी किया था, तो उन्होंने कहा कि हम भी ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा चेहरा मिले जिसके दम पर हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी जब उसमें लड़े हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का हमें चेहरा नहीं मिला और हमें विनेबिलिटी को देखते हुए इसलिए हमें दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि हमने 6 महिलाओं को टिकट दिया है। मुझे लगता है कि ज्यादा महिलाओं को दिया जाना चाहिए था। जहां भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में 33% रिजर्वेशन की बात कर रही है, तो मुझे लगता है इतना तो होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 50% से ज्यादा महिलाएं चुन के आई हैं। कुछ जो एरिया रिजर्व नहीं थे वहां से भी इलेक्ट होके आई हैं। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का अच्छा योगदान है, घरों में भी। ये बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो एग्जाम्पल सेट करने की बात की थी, और एग्जाम्पल सेट करते हुए वो कह रहे थे 40% टिकट कम से कम महिलाओं को देने पड़ेंगे, देने चाहिए, और उस पर जोर देने की बात हो रही थी प्रदीप कौशल जी। लेकिन जब ऐसे स्टेट में आप आते हैं तो शायद वो पुरानी बातें भूल जाते हैं, शायद वो आपको याद नहीं रहता, फिर आपको मैनिफेस्टो में 1500 रुपए याद रह जाते हैं। ये याद नहीं रहता कम से कम 68 में से 15 टिकट तो महिलाओं को दे दें। देखिए, ये वायदा उन राज्यों में किया जाता है जहां पार्टी के टिकट को लेने वाले लोग अधिक नहीं हैं, जहां उस प्रकार का आरक्षण जो है वो आप अगर लोगों को कहते हैं हम देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आपसे अपेक्षा ये है कि आप उन राज्यों में 40% भागीदारी महिलाओं की करें जिन राज्यों में आप सत्ता में आ सकते हैं, जहां आपकी संभावनाएं प्रबल हैं, जैसे हिमाचल है, जैसे उत्तराखंड है, राजस्थान है।
लेकिन वायदा आप उत्तर प्रदेश में करते हैं, लेकिन उसी के साथ पंजाब में अगर चुनाव हो रहा है तो आप पंजाब में भूल जाते हैं उसी बात के ऊपर टिकने का। तो लोग किस पे विश्वास करें? मुझे लगता है जब पार्टियां फिर बड़े बड़े वायदे करती हैं तो लोग उनको उतनी गंभीरता से नहीं लेते। जी, तो 40% आरक्षण की बात थी, तो कम से कम 20% तो दे देनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से कांग्रेस ने काफ़ी निराश किया है। और जैसे अश्विनी जी उल्लेख कर रहे थे कि हिमाचल में भी बड़ी प्रभावशाली नेत्रियां रही हैं अतीत में, और विद्या स्टोक्स जी की जहां तक बात है, काफ़ी अरसे तक वो तो वीरभद्र सिंह जी का विशाल नेतृत्व था, उनका अपना व्यक्तित्व था, उसके चलते हुए उनको उस प्रकार का अवसर नहीं मिला, नहीं तो वो मुख्यमंत्री पद की सशक्त दावेदार थे। सभी दलों के लिए है, ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी ये सभी दलों के लिए बात है कि महिलाओं को जब तक मौका नहीं देंगे तब तक वो आगे बढ़ेंगी कैसे। और ये अगर आपसी अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाए कि दोनों दल ये तय कर लेंगे फलां सीट पे दोनों महिलाएं लड़ाएंगे, तो भी कोई गलत बात नहीं है। इससे भी उदाहरण एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं कि विनेबिलिटी देख लीजिए आप, लेकिन लड़ेंगी महिलाएं या आपस में भी तय कर लें तो भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। एक तस्वीर देखिए, हम आपको दिखाते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ सपत्नीक पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसके पहले उनकी जो पत्नी हैं उन्होंने सूर्य को जल चढ़ाया, सूर्य नमस्कार किया, और जीत की उम्मीद भी पूरे परिवार को है, क्योंकि ये चेहरा भले ही एक तरह से पूरी तरह से जयराम ठाकुर को ना बनाया गया हो, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं तो ये एक उम्मीद ये भी है कि अगर अगले टर्म में आएंगे तो शायद पार्टी मौका देगी, क्योंकि इस बार उनके साथ ही गए हैं। उत्तराखंड में हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री बदले चुनाव से एन पहले, और इस बार जो जयराम ठाकुर हैं उनके साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो विक्ट्री का साइन है वो किस तरह से एक इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर ये भी दिखाते हैं, और राजनीति में दागी जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पैदा करते हैं। अब जरा देखिए, ये परसेंटेज वाइज हम आपको दिखा रहे हैं किस पार्टी ने कितने दागी उम्मीदवार उतारे। 53% कांग्रेस पार्टी के, 18% बीजेपी के, 18% आम आदमी पार्टी के, और बीएसपी ने भी जो अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं वो 4% हैं जो दागी उम्मीदवार हैं। और ये हर बार राजनीतिक दल कहते हैं कि नहीं, हम दागी उम्मीदवारों से परहेज करेंगे, अच्छे साफ सुथरे शिक्षित चेहरों को लेकर आएंगे। लेकिन आप देखिए 53% जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो दागी हैं, बीजेपी के 18% जो उम्मीदवार है वो दागी हैं, आम आदमी पार्टी के 18% उम्मीदवार दागी हैं, और 4% जो है वो बीएसपी के उम्मीदवार जो हैं वो दागी हैं। और ऐसे उम्मीदवार जिन पर अलग अलग तरह के चार्जेस हैं, और अपने जो है जब नॉमिनेशन भरते वक्त ये पर्चा दाखिल करते हैं तो उस पर्चे में खुद लिखना पड़ता है कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितने केस चल रहे हैं, उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार होती है। और क्या है हिमाचल प्रदेश का नंबर गेम? सीधे हम इलेक्शन सेंटर चल रहे हैं पयोधी के पास। बिल्कुल, अब आपको ये भी बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश का नंबर गेम क्या कहता है और किस हिसाब से आंकड़ों के खेल के साथ किसकी सरकार बनेगी और कौन इस बार सत्ता से दूर हो जाएगा, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं क्या है हिमाचल प्रदेश का नंबर गेम। तो अभी जो सीट है आपको बता दें, कुल सीटें 68 हैं विधानसभा चुनाव की, और जो वोटर हैं वो 55 लाख हैं। और आपको बता दें जो संख्या है कुल वोटर्स की 55,93,000 है। चुनाव का नंबर गेम ऐसे समझिए, आज इतने वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे, और 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा, यानी इन सभी की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। और इसमें जो महिला उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 24 बताई जा रही है, यानी कुल 24 महिला उम्मीदवार हैं इस बार जो चुनावी रण में हैं। पोलिंग बूथ कितने हैं? 7,881 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर लोग अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ तो आज ही 68 सीटों पर यह तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, किसे लेकर किसके वादों पर जनता ने मोहर लगाई है। चलिए रुक करते हैं राम का। बिल्कुल, तो 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उसकी रूपरेखा असल में ईवीएम में आज ही कैद हो जाएगी, क्योंकि जो मतदाता हैं वो तो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से मुद्दे उनके दिमाग में हैं, शांत वादियां हैं और शांत रहने वाले लोग ही हैं, लेकिन
जागरूक हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, किस तरह से मतदान चल रहा है? क्या सवाल मुझसे है? बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपसे है। आप चूंकि ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आप गाड़ी में हैं और एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ तक लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी हमीरपुर से समीरपुर के रास्ते में हूँ। समीरपुर यहाँ पे प्रेम कुमार धूमल जो फॉर्मर सीएम रहे हैं यहाँ के, वो मतदान करेंगे। वहाँ जा रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर जो उनके बेटे हैं और देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो भी वहाँ मतदान करेंगे। तो हम उनके गाँव तक के लिए जा रहे हैं। चूँकि हमीरपुर से समीरपुर का रास्ता लगभग 20 से 22 किलोमीटर है, तो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का सफ़र हमें लगेगा। लेकिन रास्ते में मैं देख रहा हूँ कि तमाम जगहों पर, कई जगह जो पोलिंग बूथ है, ये पहाड़ी इलाका है। देखिए, पहाड़ी इलाका से हम गुजर के जा रहे हैं तमाम इलाकों से, और तमाम जगह लोगों में उत्साह देख रहा हूं मैं। उत्साह में कोई कमी नहीं है लोगों के। लोग इस पर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अमित, पोलिंग स्टेशन में, हम इस समय पोलिंग स्टेशन में हैं और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। लगातार मीडिया उन्हें घेरे हुए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जवाब देकर यहाँ पर आ जाएं। और आप पोलिंग स्टेशन में यहाँ पर ये सामने तेज सिंह, आप तस्वीरें दिखाएंगे, पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें हैं और यहाँ मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, बेटियां भी हैं, बस चंद पल और वोट कास्ट होने जा रही है। हाँ जी, हम ये इस जो एक मतदान है उसमें जा रहे हैं और हम सभी से ये अपील करते हैं कि अपना मतदान का उपयोग करें राष्ट्रहित और समाज के हित। बिल्कुल, लाइव पे हैं लोग, लाइव पे आपको जी न्यूज पे देख रहे हैं लोग। चंद पल रह गए, आप पोलिंग पे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बस ये मेरा प्राइमरी स्कूल है जहां मैंने 5वीं तक पढ़ाई की है और यहीं पढ़ाई करते करते शाबाशी भी मिली है, सजा भी मिली है, मुर्गा भी बनाए हैं मास्टर ने। यहाँ पर बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। और आज यहाँ से शिक्षा और सजा नहीं मिलती तो आज यहाँ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ से फाउंडेशन है एक तरह का, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज लोकतंत्र के इस पर्व में एक बहुत बेहतरीन शुरुआत यहाँ से हो रही है। मैं पहली बार यहाँ, क्योंकि पहले पोलिंग स्टेशन और जगह होता था, ये नया पोलिंग स्टेशन बना और पहली बार मैं यहाँ पर वोट डाल रहा हूँ। अभी कुछ मतदाता है, युवा, हमने उनसे बात की कि क्यों वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, कैसी सरकार होनी चाहिए। बोले विकास की सरकार होनी चाहिए। क्या अंदाजा लग रहा है? तो निश्चित रूप से विकास के लिए लोग वोट कर रहे हैं। ये बाकी जगह भी आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा उत्साह है लोगों के बीच में। काम किया है इन 5 वर्षों में और ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश की सेवा की है, जिस दृष्टि से निश्चित रूप से सफल होंगे। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों से हमने हमारी बात हुई कि बोले मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं रहेंगे, वो देखना भागते ही रहेंगे। अब ऑन रन रहते हैं, कल भी ऑन रन थे। वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश का जो है विकास हो जाए। तो अभी भी आप कहीं जाने वाले हैं क्या? पूरा आपका शेड्यूल बन गया? आज मेरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है पोलिंग बूथ विजिट करने का रहेगा 3-4 बजे तक, 5 बजे तक। उसके बाद फिर हम आगे अपनी रूटीन चीजों पर चल पड़ेंगे। सरकार के कामकाज को मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस समय पूरी देश और दुनिया में लोग देख रहे हैं, जी न्यूज के व्यूअर्स। आप भी सारी चीजों से निकल के आए, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं और चुनावों से लेके, अब आप तो स्कूल में भी हैं, यहाँ से लेके मैं चुनावों की बात करता हूँ, मुख्यमंत्री तक की बात करता हूँ। इस समय क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब की बार हिमाचल प्रदेश में मुझे ये जरूर दिख रहा है कि एक माहौल सरकार के प्रति 5 साल के बाद ताजगी का माहौल, जोश का माहौल, उम्मीद का माहौल वो है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, चलते चलते ये सवाल करूंगा कि सरकार जब, अगर कोई चुनौतियां आती हैं सरकार बनाने में, तो पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश बनाएंगे। देखिए, सरकार बनाएंगे, मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं आएगी, हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे अभी यहाँ पर जा रहे हैं ठाकुर जयराम पूरे परिवार के साथ। प्रियंका यहाँ है, छोटी बेटी यहाँ पर है। जाते जाते कह दीजिए, युवा बहुत हाँ, सब वोट करें और अपना वोटिंग राइट यूज करें, यही सेम सब वोट करें आज, सब वोट करें बिकॉज ये हमारा राइट है और डेमोक्रेसी इसी फॉर्म में बनती है। अभी तो अच्छा ही लग रहा है एंड फेवर में ही लग रहा है अभी तो। चलिए, जाते जाते पूरे परिवार ने जी मीडिया नेटवर्क पे बात की और आपको बता दूं कि अब पोलिंग जो है शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और बिल्कुल अमित, ये तस्वीर हमने देखी, मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ। अंकुश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री। अंकुश,
जी बिल्कुल। बात की जाए इस समय हरोली विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं। 8 बजे चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लीडर ओपोजिशन मुकेश अग्निहोत्री अपने फैमिली के साथ अभी वोट डालकर हटे हैं। बात कर लेते हैं। सर, चुनाव का दिन है आज, कितना ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि काफ़ी दौड़ धूप रही तमाम कैंपेनिंग के दौरान? देखिए, लोकतंत्र का ये दिन है, महापर्व है, और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबी यही है कि हाँ, वोट के माध्यम से सरकारें बदली जाती हैं, और वो दिन आज आ गया। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि प्रेशर का तो कोई मसला कोई नहीं है। प्रेशर उन लोगों पे है जिन लोगों ने प्रदेश को बर्बाद किया और काम नहीं किया। हमने तो कहा था कि निज़ाम बदला जाएगा, ताज बदला जाएगा, सल्तनत बदली जाएगी, हुकूमत बदली जाएगी। वो दिन आ गया। आज भाजपा तो रिपीट करने की बात करती है। वो कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलने वाला है। अभी आपको जैसे ही मशीनें खुलेंगी उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और विकास का राज आएगा, कल्याण का राज आएगा, गरीब की सेवा का राज आएगा। और जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी की, लोगों को परेशान किया, थानों में पर्चे काटे, लूट मचाई, झूठ बोला, झांसे दिए, उनका साम्राज्य जाने वाला है। सर, सीएम कैंडिडेट जो है घोषित नहीं किया गया कांग्रेस से वोट से पहले, तो कौन रहने वाला है? नहीं, देखिए, सीएम तो कांग्रेस पार्टी का होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे ये कहना है कि जब मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया था 5 साल पहले, उसमें ये कहा गया था कि आपको पार्टी को पावर में लाना है। हमने पूरी ताकत लगा के 5 साल तक तप, तपस्या, त्याग, संघर्ष से जो है वो माहौल प्रदेश में पैदा कर दिया कि सरकार आए। तो हमने अपना काम कर दिया, बाकी पार्टी को करना है, पार्टी हाईकमान को करना, पार्टी जो फैसला करेगी। लेकिन बिल्कुल, तो ये है कि अग्निहोत्री हैं जो ये भी कह रहे हैं कि क्यों आखिर पार्टी ने कैंडिडेट एक तरह से चुनावी जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वो घोषित क्यों नहीं किया। लेकिन वो ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार इस बार कांग्रेस की बनने वाली है। तो सबके अपने अपने दावे हैं, इन दावों पर एक तरह से जनता मुहर लगाएगी या खारिज करेगी, वो जनता के हाथ में है। वोटिंग जारी है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।